क्या चौधरी देवलाल कलाकारों को लेके आते थे क्या? क्या चौधरी देवलाल को भीड़ इकट्ठी करने के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ी? थोड़े दिन पहले हमारे वहाँ टूर्नामेंट किए, इन्होंने प्रचार किया कि हम टूर्नामेंट कर रहे हैं नशे के खिलाफ। एक ये पंजाब का सिंगर लाए, वो गाना गाता है, 2 पैग वोड का कम मेरा रोज का। ये बताओ, ये क्या हनी सिंह क्या कर रहे हैं ये इलाके में? नहीं, वो कलाकार तो उनकी पूरी रैलियों में आते आप हैं। समझे नहीं भाई, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे ही बुलाएगा। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवलाल चौटाला जी हैं, जो कि हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी है। और आप सभी को पता है कि लगातार जो है वो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और मार्केटिंग बोर्ड का जो सीधा सीधा काम यानी कि किसानों से जुड़ा हुआ है। तो तमाम बातें हम इनके साथ करेंगे। आदित्य जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद नैन साहब। जी, जब से आपने ये पद संभाला है, क्योंकि पहले हम बात करें आप हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के थे, उसके बाद कुसाम की आपको जिम्मेदारी दी गई, काफ़ी प्रयास आपने किया, और कहने की लगातार जिस तरीके से हम आपके बयान देखते थे कि यही आपके मन में है। और मैं हिसार में आज हम बैठे हैं, और हिसार की ही बात करूं कि यहाँ देश के उपराष्ट्रपति आए और आपके बारे में जो भी तारीफें उन्होंने कही, लेकिन धरातल पर आदित्य चौटाला एज ए चेयरमैन क्या कुछ कर पाए और क्या कुछ पाइपलाइन में? नैन साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा एक एम था कि हम किसानों को उचित मंडी दें ताकि उन्हें उचित दाम मिले। बहुत बड़ी विडम्बना कहो या बहुत बड़ी अनदेखी कहो आज से पहले, कि किसान पैदा तो कर लेता था जो चीज़ फसल है, अपने खाद अनाज है, लेकिन पैदा करने के बाद उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की चीज़ थी कि वो उसे कहाँ रखे, उसका रख रखाव कैसे हो, अगर उसने स्टोर करना है, स्टॉक करना है तो वो कैसे हो, और उसके बाद अगर उसे दाम चाहिए तो उसे इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे वो उसको होल्ड कर ले या उसको स्टॉक कर ले। तो औने पौने दामों पे उसे वो चीज़ें बेचनी पड़ती थी, उसकी मजबूरी थी। जी। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन से पहले मैं ये चीज़ें सोचा करता था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं किसान को उचित मंडियां देने का काम करूंगा। मुझे खुशी है इस बात की। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारी चीज़ें एकदम कर दी, मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ें उठाई और उन पे काम करना शुरू किया। आज हमारा जो किसान है किन्नू का, वो अपने अच्छे दाम उसको मिल रहे हैं। राजस्थान में और पंजाब में कंपैरेटिवली जो हमारे एरिया में किन्नू है जी। उसके दाम बहुत, इस दफ़ा फसल ज़्यादा होने के कारण बहुत कम दाम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन जो पैक हाउस अबूब शहर से किसान लेके जा रहा है उसे 4-4.5 रुपये का इजाफा वैल्यू एडिशन के तौर पे उसको हम देने का काम कर रहे हैं। मदद सरकार की तरफ से उसको इंसेंटिव फ्रेट्स के अंदर, और उसकी सब्सिडी जो है उसकी पैकेजिंग क्रेट्स में है, वो भी देने का काम किया। ये बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि किसान को एक सपोर्ट हमारी तरफ से एज ए मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से रही है। इसके साथ साथ मैंने कई राज्यों में जो राज्य के उनके मार्केटिंग बोर्ड्स हैं उनसे बात की, हमने उनसे चर्चा की कि जो आपका किसान है वो हरियाणा के अंदर आए तो उसकी रहने की, उसको उसके सामान रोकने की, होल्ड करने के लिए, अगर उसको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, अगर उसे कोल्ड स्टोर की ज़रूरत है, अगर उसे वेयर हाउस की ज़रूरत है, तो हम निश्चित तौर पे उसकी मदद करेंगे। और ये तय भी हुआ कि एक दूसरे की हम स्टेट टू स्टेट हम मदद करें ताकि हमारा जो किसान है वो कंफर्टेबल रहे, उसे मन में ये शंका ना हो कि अगर वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो चीज़ है लेके जाएगा तो क्या करेगा। तो इस दफ़ा हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में हमारे इलाके का किन्नू गया, हमारे इलाके के किसान पहुंचे, उन्होंने अपने सामान को बेचा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमने पहल की है। और अन्य राज्यों से को भी हमने अपील किया था कि आप भी हरियाणा के अंदर अगर आपको लगे कि हरियाणा एक अच्छी मंडी साबित हो सकती है उनके लिए, तो हमने उनके लिए भी अपने सहयोग और द्वार खुले रख रखे। हम उन्हें पूरी मदद किसान की हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वहीं इसी कड़ी में जिस तरीके से मैं अगर मंडी की बात करूं, जब कहने की फसल का सीज़न आता है
तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं आरोप लगाती है कि किसानों की जो फसल है उसको खरीदने में देरी होती है, कई बार जो है अनाज खराब हो जाता है, किसानों को परेशानी होती है, पेमेंट का इशू है। लेकिन जो आपसे जुड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये अगर 45 दिन का सीज़न माने, इसको मोटा मोटा 1.25 महीने का यानी 1.25 महीने का माना जाता है, तो साल में 2 बार इस तरह की फसल आती है। जो कहीं कहीं कर्मचारी है जो काम करते हैं और उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, उसको लेकर भी आप विशेष कुछ करने वाले थे? हाँ, निश्चित तौर पे मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा 1968 में बना। तब से लेके 2024 तक पहले जितने भी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है उस टाइम ये चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी हो। लेकिन आज के दौर में हमारे पास टोटल लाइसेंस होल्डर लगभग 23,700 के लगभग है, जो कि पूरे हरियाणा के किसानों की फसलें खरीदते हैं, मंडी शुल्क देते हैं और उसके बाद उस अनाज का या सरकार को बेचते हैं या वो ट्रेड करते हैं। ये उन पर निर्भर है कि वो जो करें। अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है, उसके एक्ट के हिसाब से जो आड़तिया है वो ही फसल खरीदेगा। एक मान लो एक्स मंडी है, उसमें अगर 250 आड़ती हैं तो उनके नीचे लगभग 40 से 45 गांव पड़ते हैं। वो 45 गांव के किसान उन 250 लोगों को अपनी फसल बेचते हैं। लेकिन हमारा जो फसल खरीदने का तरीका जो है, वो एक तो हमारा प्रिंसिपल यार्ड है जो हम बड़ी मंडी बोलते हैं हम जिसको, दूसरा हमारा सब यार्ड है जो कस्बों में है, तीसरा हमारा परचेज सेंटर है जो गाँवों के अंदर है। फसल आई, आड़ती ने खरीद ली, लेकिन उस फसल को उतारने में, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने में, बोरी भरने में, पंखा लगाने में, बोरी को सिलाई करने में, वो तमाम जो लेबर्स हैं, जब गांव की मंडी है तो गांव के लोग आते हैं, कस्बे की मंडी है तो कस्बे के आते हैं, और जो शहरी मंडी है उसमें लेबर प्रवासी लेबर भी आती है, जो अन्य राज्यों की लेबर है, और लोकल लेबर भी होती है। साल में रबी और खरीफ की 2 फसलों में 45-45 दिन की मंडियाँ हमारी लगती है। एक साल में 365 दिन होते हैं। 90 दिन मज़दूर जो है हमारी मंडी में काम करता है। आज से पहले कभी भी मज़दूर की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। हमारी एक योजना है मुख्यमंत्री खेत मज़दूर एक्सीडेंटल जो स्कीम है, जिसमें उनको कोई उनसे हादसा अनहोनी होती है तो उन्हें राशि उपलब्ध कराते हैं। तो कभी भी मज़दूर रजिस्टर नहीं था कोई भी हमारे पास कि हम उसको किसी तरीके का सहायता या सहयोग राशि उसको दे सकें अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो इस दफ़ा हमने ये पहली बारी करने जा रहे हैं कि लगभग पूरे हरियाणा में 6400 के गांव है, और लगभग हमारी मंडियां जो हैं 414 मंडियां हैं। उन 414 मंडियों में इस दफ़ा जो फसल आएगी, चाहे वो सरसों हैं, गेहूँ हैं, जो भी फसलें अब जो आ रही हैं इसी सीज़न से, हम मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे कि साल में 90 दिन वो मज़दूर जो है मंडी बोर्ड के साथ मार्केटिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो यह हमें एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मज़दूर को प्रोटेक्ट करें, उस मज़दूर को हम सहयोग दें, उस मज़दूर को हम अपना परिवार का सदस्य मानें। तो हमारा लगभग आंकड़ा है कि हम 1,80,000 से 1 लाख मज़दूरों को इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए हम करने जा रहे हैं, ताकि 90 दिन के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उनको वो राशि उपलब्ध हो, सहयोग और सहायता राशि उनको मिले। तो मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर लगभग 1 लाख परिवार जो है वो मंडी बोर्ड से जोड़ने जा रहा है। ये नई पहल हम इस दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं। और ये गांव के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को, उसमें महिला भी हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि मंडियों में महिलाएं दाने इकट्ठे करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो उनको भी इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उनने भी इस चीज़ की हामी भरी है कि ये करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम पहली दफ़ा हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड आड़तीये के साथ भी जुड़ा है और मज़दूर के साथ भी अब इस दफ़ा हम उसकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि चाहे किसानों को सही दाम मिलने की बात हो और जो सारा का सारा रख रखाव जो करते हैं मज़दूर कहीं ना कहीं, उनके लिए भी आप एक इंश्योरिटी कर रहे हैं, और जो आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ वो आप करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी कड़ी में
जहाँ कहीं ना कहीं तारीफ होती है वहाँ कहीं ना कहीं निंदा भी होती है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन यहाँ जो मेरा राजनीतिक सवाल है वो कोई निंदा करने वाला बाहर का नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़े परिवार से हैं और आपके ही परिवार के, मैं आपके भतीजे कहूँ दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कुछ दिन पहले आप पर आरोप लगाया कि जो आदित्य चौटाला है वो तो रिश्वतखोर है। देखिए, मेरा बहुत अजीज़ है, बड़ा प्यारा भतीजा है मेरा, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उन लोगों से। मेरे को मेरे इलाके के लोग जानते हैं, आज से नहीं जानते। मेरी 47 साल उम्र हो गई है, जब से मैंने समझ पकड़ी तब से लोगों को, मेरे पूरे परिवार, चौधरी जगदीश चंद्र के बच्चों का, चौधरी जगदीश चंद्र की सारी चीज़ जो है हमारे गांव के लोग और मेरे नज़दीक के गांव के लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो ज़मीन मेरे पिता से आई और मेरे पिता को मेरे दादा से आई, ना तो उससे 1 इंच मैंने फालतू ली, ना मेरे पास है। तो ये जो लोग इस तरीके के बयान मेरे पे दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है कि उनको जनता ने टाइम समय दिया था काम करने का और सत्ता में सहयोगी बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक वो पहुँचे। 10 MLA उनके पास है, मंत्रालय उनके पास है, मंत्री उनके पास है। बजाय इन आरोपों के, मनगढ़ंत आरोप या बेबुनियाद आरोप लगाने के, वो जनता को ये जवाब दें कि उन्होंने किस इलाके में क्या काम किए हैं। जितने उनके मंत्रालय हैं उन मंत्रालय के तहत उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो जनता को ये बताएं। जनता ने वोट दिया था डेवलपमेंट को, उन्हें नोट खींचने के लिए वोट नहीं दिए थे। तो कृपया करके जनता को बताओ कि आपने इस दौर में, जो आप कहते हो कि चौधरी देवीलाल के सपने साकार करेंगे, चौधरी देवीलाल का सपना पैसे इकट्ठे करने का नहीं था, जनता की भलाई का था। आपने कितने जनता की भलाई के काम किए हैं? आपके जो सहयोग है, जो सरकार में आप सहयोगी हो, तो आपने क्या ऐसी नीतियां लागू की जिस नीतियों से लोगों को फ़ायदा हुआ? कृपया करके लोगों को वो बताएं। एक आपने कोई काम किया कि भाई हमने तो आरक्षण कर दिया इसमें, जो आपके 75% कितने बच्चे उस पर लग गए? कितने उद्योग ऐसे आए कि जो आपने लगाए हों? आपका पैतृक जिला सरसा है, एक उद्योग भी आपके दौर में लगा हो तो उसका बताओ जिलों को। आपका गांव है, मैं अगर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ ना, तो मैंने चौटाला गांव में भी 2 सड़कें बनाई है ताकि मेरे गांव के लोगों को उसकी सहूलियत मिले। वहाँ जो कच्चा रास्ता था, चाहे वो खेत जाने वाले थे, खेत से अपना अनाज लेके मंडी में आया करते कच्चे रास्तों से कम उनको भी इस चीज़ का सहयोग मिला। मार्केटिंग बोर्ड के अंडर आपने वो मार्केटिंग बोर्ड के, जबकि डाणियों में, PWD डाणियों में रहते हैं लोग, उनकी उम्मीद होती है कि उनका बच्चा स्कूल आए तो उनके ढाणी तक वैन आए, बुज़ुर्ग बीमार हो जाए तो वो सोचते हैं कि ढाणी तक एम्बुलेंस आए, मेडिकल फैसिलिटी हो। सड़क निर्माण इसलिए सरकारें करती हैं ताकि जो दूर दराज गाँव से दूर दराज क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनको इजी अप्रोच हो जाए। तो मैं तो फिर भी मेरे इलाके की डाणियों के भी काम कर रहा हूँ, मेरे इलाके के एक एक चीज़ को ध्यान से देख के उसको गौर कर रहा हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, मार्केटिंग बोर्ड सड़कें बनाता है, मैंने इससे अलग अभी लगभग 60 किलोमीटर डाणियों के कच्चे रास्ते, ईंट खड़ूंजे के मैंने बनाए, ईंट खड़ूंजे के कच्चे रास्ते, जो रास्ते 5 क्रम से छोटे थे, क्योंकि मैं 5 क्रम से छोटे रास्ते पे सड़क नहीं बना सकता था, तो मैंने 60 किलोमीटर अभी मंजूर करवाए हैं और बहुत जल्दी निश्चित तौर पे बनने शुरू होंगे। पिछला जो मेरा कार्यकाल था, मतलब मुख्यमंत्री जी का 2014 से 19, तब मैंने मेरे ही डवाली विधानसभा में 54 किलोमीटर ढाणियों के रास्ते ईंट खड़ूंजे के बनाए, 54 किलोमीटर, 60 किलोमीटर अब बनाए हैं। निश्चित तौर पे लोकसभा के बाद एक फेस और कोशिश करूंगा निकले, ताकि लगभग मेरा टारगेट है 150 किलोमीटर जो ढाणियों के रास्ते हैं वो मैं बना सकूं।
छोटे रास्ते, बड़े रास्ते हैं जो उन पे सड़कें बन रही हैं और काफ़ी सड़कें बनाई भी है। लेकिन आपने कहा कि वो नोट कमाने में लगे हैं, लेकिन मैं अजय सिंह चौटाला पूरे परिवार की बात करूँ यानी कि जेजेपी की, वो तो लगातार कह रहे हैं कि जो चौधरी देवलाल के सपने थे या फिर जो चौधरी देवलाल की नीतियां थी उसको असल रूप में, क्योंकि आप भी तो कई लोग हो ना, इनेलो अलग है, चौधरी रणजीत सिंह है, आप हो, जेजेपी है, तो परिवार तो बहुत बड़ा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर असल मायने में चौधरी देवलाल की जो लेगेसी है, कहीं ना कहीं जो उनकी सोच थी उसको जेजेपी ही आगे बढ़ा रही है। और इसी का उदाहरण आपने देखा होगा आपके ही विधानसभा क्षेत्र में। मैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर की बात करूँ डवाली हल्के में, तो कुछ दिन पहले वहाँ पे दो जो है वो मूर्तियाँ भी लगाई गई, चौधरी देवलाल की और सरदार प्रकाश सिंह बादल की। उस पर भी आपने कहीं ना कहीं कहा कि वो सारी बात। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, आदमी की मंशा क्या है, लोग चौधरी देवलाल को क्यों याद करते हैं। चौधरी देवलाल जी ने कभी भी राजनीति को देखते हुए जन कल्याण कार्य नहीं किए, कभी भी पॉलिटिक्स के हिसाब से जन कल्याण नहीं किए, आम जन को लाभ हो ये नीति रखी। ये कोई काम करते हैं उसमें ये देखते हैं वोट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हमें उसका लाभ होगा कि नहीं होगा। अब इन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की मूर्ति लगाई, अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या सोच के लगाई, उसके पीछे मंशा क्या थी कि जो सिख वोटर है और जो पंजाब से सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, उनके जो प्रकाश सिंह बादल जी के, भाई उनको इम्प्रेस करें, फिर यहाँ से सिखों में प्रभाव पड़े। तो इनके पीछे हमेशा ये कोई काम करेंगे, इनके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा होता है, ये बिना एजेंडे के काम नहीं करते। तो इसीलिए आपने कहा था कि पहले उन्होंने चौधरी देवलाल को बेचा, अब ये प्रकाश सिंह बादल को बेचेंगे, आपने साफ साफ बोला था। हाँ, मैं तो कहता हूँ ये बहुत माहिर है इस चीज़ में। अभी इन्होंने एक थोड़े दिन पहले हमारे वहाँ टूर्नामेंट किए, इन्होंने प्रचार किया कि हम टूर्नामेंट कर रहे हैं नशे के खिलाफ। एक ये पंजाब का सिंगर लाए, वो गाना गाता है, 2 पैग वोट का कम मेरा रोज का। ये बताओ ये क्या हनी सिंह क्या कर रहे हैं ये इलाके में। नहीं, वो कलाकार तो उनकी पूरी रैलियों में आते आप हैं। समझे नहीं भाई, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे ही बुलाएगा, जिसकी जैसी सोच होगी वैसे ही बुलाएगा। और जो जो उनकी सोच है वो तो गानों में बता रहे हैं। इसका मतलब ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो आप आरोप लगा ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसकी जो सोच होगी वही करेगा। क्या चौधरी देवलाल कलाकारों को लेके आते थे क्या? क्या चौधरी देवलाल को भीड़ इकट्ठी करने के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ी? फिर आप समाज को क्या आईना दिखा रहे हो? आप आज कलाकार बुला रहे हो, आप तो 4 साल 4.5 साल पहले कहाँ थे? अब तो चुनाव में ही सारे 5 महीने रहे हैं, पहले याद नहीं आई आपको? क्या पहले नशे के बारे में आपको चिंता नहीं थी? या पहले ये कलाकार खाली नहीं थे भी अब खाली हो गए तो लेके चलें? कोई भी काम अगर आप समाज से जुड़े हो तो आप समाज के अंदर रहो, समाज में कुरीतियाँ उनके खिलाफ लड़ो। ये नहीं है कि मौका देखो और फिर समाज की बात उठाओ, इसका मतलब तो आपके कहीं ना कहीं हिडन एजेंडाज है या कुछ स्वार्थ है। और फिर आप लोगों में जो पेश कर रहे हो और जो नौजवान पीढ़ी जो उनको सुन रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पे? मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और हिसार में आप आज बैठे हैं। अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो आपने भी कहीं ना कहीं क्लेम किया था कि मैं भी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे टिकट देती है। हालांकि आपके ही चाचा चौधरी रणजीत सिंह वो भी बोल चुके हैं, और भी बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कतार में हैं, चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आदित्य चौटाला की क्या कुछ तैयारी है अगर पार्टी इस तरह का कोई मौका देती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी स्थान दे सकती है, और जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत को कभी अनदेखी नहीं करती। यही खूबसूरती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया अपना ग्रोथ कर रही है और बढ़ रही है, और बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ इसी मकसद से कि यहाँ पे काम की कदर है और लोग जुड़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो कुछ ना कुछ चाहते भी हैं कि उनको हौसला अफजाई उनकी हो। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है और सोच भी है।
लेकिन कई लोगों की सोच होती है कि वो एमपी बनना है और उसके बाद ये। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म या हमें राज्य स्तर का प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस पे हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, किसान की क्या मदद कर सकते हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति की क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में बहुत बड़ी ताकत होती है और ये ताकत तभी उपयोगी सिद्ध होती है जब अच्छे लोग उस जगह स्थान पे हों जो उस सोच को, ग्रामीण अंचल की सोच को, किसान की सोच को, मजदूर की सोच को मजबूत करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर मौका मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इलाके की सेवा करेंगे। जो इलाके के अंदर मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है, जो आज के दौर की सपोर्ट की ज़रूरत है किसानी में और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, नई चीज़ों की नई सोच को आगे लाने के लिए हमें निश्चित तौर पे नए तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी समाज मजबूत होगा, इलाका मजबूत होगा। जी, बिल्कुल शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे आदित्य देवीलाल चौटाला, जो कि देवीलाल परिवार में इकलौते ऐसे सदस्य हैं, ऐसे मेंबर हैं जो अपने नाम के साथ देवीलाल शब्द का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और यूँ कहते हैं कि मैं देवीलाल नाम का प्रयोग नहीं करता, मैं देवीलाल को जीता हूँ। इस तरह की इनकी विचारधारा वो शुरू से रही है। और चाहे हम किसानों के लिए बात करें कि क्या कुछ इनका एजेंडा है, क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो तमाम बातों का जवाब इन्होंने जो है वो दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गजेश सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।